तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे n डिजिट नंबर विद डिजिट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो फ्लो क्या रहने वाला है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका इनपुट में क्या दे रखा होगा, आउटपुट में क्या पूछा होगा। फिर देखेंगे इसमें कितनी चॉइसेस हैं। जो रिकर्सिव ट्री बनाते हैं सबसे पहले रिकर्सिव ट्री या फिर बैक ट्रैकिंग ट्री बोलो, कुछ भी बोलो। वैसे हाँ, ये क्वेश्चन रिकर्सन से भी सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार तुम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। अगर इंप्लीमेंट कर रहे हो बैक ट्रैकिंग लगा रहे हो, और जैसे इंप्लीमेंट करोगे जरूरत पड़ेगी, समझ में आ जाएगा यार बैक ट्रैकिंग लग रही है कि नहीं। मैंने बोला था पहले ही 10 बार बोल चुका हूँ कि बाउंड्री बड़ी थिन होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, रिकर्सिव ट्री बैक ट्रैकिंग ट्री बना लेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। और ये छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब कुछ ज़्यादा इसमें हम लोग नया नहीं सीखने वाले। जो अपने अभी क्वेश्चन किए थे, याद होगा मैंने शुरू में जब बताया था कि ये लेवल 1 क्वेश्चन है, ये लेवल 2 है। आई थिंक ये लेवल 1 का लास्ट वाला था, इसके बाद थोड़े बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो इसका कोड और टाइम कम्प्लीसिटी मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, उसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई होप 30 से 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर मे भी जल्दी हो जाएगा, देखते हैं। तो देख लेते हैं भाई इनपुट में क्या दे रखा होगा, है ना। इनपुट में हम लोग को एक नंबर दे रखा होगा n, ठीक है, n = 2 मान लेते हैं। फिर अगर हम लोग को n = 2 दे रखा है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आउटपुट देख लेते हैं। तो हम लोग को आउटपुट में पूछा होगा कि भाई अगर जितना भी n दे रखा है, यहाँ पर n = 2 दे रखा है, तो हमें आउटपुट में 2 डिजिट नंबर रिटर्न करने हैं, एक एरे रिटर्न करना है, एरे ऑफ 2 डिजिट नंबर। इस 2 डिजिट नंबर में मतलब ये एरे में जितने भी नंबर है वो शेयर्ड प्रॉपर्टी क्या है इनकी, कि ये सारे n डिजिट नंबर होने वाले हैं, जो भी n हम लोग को यहाँ पर दे रखा है। पर इसके साथ साथ इन्होंने एक कंडीशन और बोली कि ये जो नंबर है ना, उनकी जो डिजिट है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो भी है, मान लो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 आएगा। मतलब अगर इसको प्लॉट करोगे तो ये लाइन ऐसी बननी चाहिए। लाइन कभी ऐसी और ऐसी नहीं बन सकती, मतलब सेम लेवल पे नहीं। मतलब यहाँ पर अगर 2 है तो दूसरा नंबर भी 2 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लाइन कभी ऐसी नहीं जा सकती, मतलब अगर यहाँ पर पहला नंबर 2 है तो यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है, खाली ये अलाउड है। आ रही बात समझ में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं n = 1 के लिए क्या होने वाला है। n = 1 मतलब एक डिजिट है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है, तो कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है ना। ऐसे समझो, अगर तुम दुनिया में एक लौते इंसान हो तो तुम ही दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम ही सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हो। आ रही बात समझ में। जब तुम ही हो तो तुम्हारे साथ कंपेयर करने के लिए दूसरा बंदा नहीं है ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ ये लाइन बताओ, ये लाइन छोटी है बड़ी है, तुम बोलो यार, कोई बोल सकता है छोटी लाइन है, कोई बड़ी लाइन है। पर अगर एक लौती यही लाइन होती है पूरी दुनिया में, अगर जब तक मैं इसके पास में बोलता, तुम बोलो यार ये तो मुझे लग रही छोटी लाइन है, तो मैं बोलूँ नहीं दूसरी लाइन बना दी, ये बड़ी लाइन थी। तुम बोलो यार ये छोटी लाइन थी, तो मैं अगर बड़ी लाइन बना दूँ तब ये छोटी लगेगी, है ना। आ रही बात समझ में क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन के लिए हमेशा 2 चीज़ें, 2 से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, नेचुरल लॉ है। तो भाई अगर n = 1 दे रखा है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है, जो बोल रहा है कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रिंट कराओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सारा क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, रिलेटिव होती हैं। तो अगर एक ही डिजिट है तो कोई मतलब नहीं है। तो n = 1 है, मतलब हमारे पास सारी डिजिट्स 0 to 9 अलाउड है, ठीक है। तो हम वो सारी डिजिट प्रिंट करा देंगे, तो 0 प्रिंट करा देंगे, 1 प्रिंट करा देंगे, 2 करते 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 9 प्रिंट करा देंगे, सारी डिजिट 0 to n प्रिंट करा देंगे n = 1 में, क्योंकि भाई सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, रिलेटिव होता है इंक्रीजिंग बाय नेचर। तो सिंगल डिजिट में कुछ रिलेटिव चलेगा नहीं, सारी डिजिट प्रिंट करा दी, कुछ सोचना नहीं है। n = 2 से स्टार्ट करते हैं। n = 2 पे थोड़ा मामला ट्रिकी हो जाएगा, समझ लो। अगर मैंने n = 2 पे 0 लिया तो अब अगली डिजिट मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। मान लो यहाँ 2 डिजिट है, n = 2 मतलब मुझे 2 डिजिट के नंबर प्रिंट कराने हैं। यहाँ पर मेरे पास चॉइस है कि मैं 0 to 9 जा सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास चॉइस है 0 to 9 जा सकता हूँ। आ रही बात समझ में। अब मुझे देखना चॉइसेस लग कौन कौन सी रही हैं। पहले एक बात समझो, अगर मेरे पास चॉइसेस है, यहाँ पर इस वाली डिजिट पे मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ पर तुम कुछ भी लो, 0 1 0 2 0 9 करते करते यहाँ तक आओगे, कुछ भी लोगे, ये नंबर भले तुमने दो डिजिट का नंबर बनाया है, पर एक्चुअल में नंबर क्या है, 1 ही तो है, 2 ही तो है, 9 ही तो है। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर तुम 0 पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर कम से कम तुम्हें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब एक और बात समझो, अगर तुम यहाँ पर कम से कम 1 से स्टार्ट करते हो तो इसके आगे जो भी नंबर है उन सब में ग्रेटर देन 1 होगा। इन सारे नंबर अगर यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हो, यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए हमेशा, तो यहाँ पर कम से कम 3 होगा। तो इसके बाद अगर तुम यहाँ पर 0 पुट नहीं करते हो सबसे पहली प्लेस पे, तो इसके बाद भी कभी 0 पुट नहीं कर पाओगे। ये बात भी समझ में आ गई, आ रही बात समझ में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें n = 2 का नंबर बनाना था, तो मैंने देखा कि भाई चॉइसेस मेरे लिए 0 to 9 यहाँ पर भी डिजिट, तो 0 to 9 यहाँ पर भी, 0 to 9 यहाँ पर भी। पर मैंने देखा यार 0 यहाँ पुट कर दिया, अगर मैंने कलर चेंज कर लेते हैं, कलर रंगीन कलर कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ मैंने अगर 0 पुट कर दिया तो यहाँ पर तुम चाहे कुछ भी पुट करो 1 to 9, वो नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नंबर 0 1 0 2 0 9 ऐसा हो जाएगा, तो ये 2 डिजिट नंबर एक्चुअल में रहेगा नहीं। 0 क्यों आगे लगा रहे हो फालतू, है ना, देखने में लग रहा है, पर वैल्यू तो इसकी 2 होगी ना, इसकी वैल्यू 9 होगी ना। तो यहाँ 0 पुट कर नहीं सकते, अगर यहाँ पुट नहीं कर सकते तो इसके बाद हमें इंक्रीजिंग चाहिए, तो यहाँ पर हमें 0 से इंक्रीजिंग चाहिए, तो यहाँ पर भी कभी 0 पुट नहीं कर सकते। तो मैंने देखा कि एक्चुअल में चॉइसेस हमारे पास जब n = 1 था तब 0 1 2 3 करते करते 9 तक चॉइसेस थी,
पर फॉर एनीथिंग ग्रेटर देन एन, जब भी एन जो है 1 से ज़्यादा दे रखा है, ग्रेटर देन 1 दे रखा है, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, तो उन सब में मेरे पास चॉइसेस 0 to 9 नहीं है, एक्चुअली में 1 to 9 चॉइसेस है, 1 to 9। इतनी बात समझ में आ गई। चलो नंबर कैसा बनेगा, एग्जाम्पल पूरा ही कर लेते हैं। अगर एन इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो मेरे पास जैसे 1 है, तो मैं 1 के बाद अब यहाँ पर मुझे 1 से बड़ा चाहिए कैसे करके, तो 1 के बाद 1 2 ले सकते हैं, राइट। 1 1 लेंगे अलाउ नहीं होगा, 1 0 लोगे अलाउ नहीं होगा, 0 तो मैंने बोल दिया चॉइस है ही नहीं, तो वो 0 तो हटा देते हैं। 1 1 लेंगे अलाउ नहीं होगा, 1 2 लिया यहाँ से चल जाएगा, 1 3 1 4 सब कुछ चल जाएगा। अब ऐसे ही मान लो 2 1 अलाउ नहीं होगा, 2 2 अलाउ नहीं होगा, 2 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 4 2 5 2 6 करते करते 2 9 तक। ऐसे ही यहाँ पर 3 1 अलाउ नहीं, 3 2 अलाउ नहीं, 3 3 अलाउ नहीं, 3 4 से अलाउ हो जाएगा। ऐसे ही सारे करते करते 9 तक आ जाओगे। 9 1 अलाउ नहीं होगा, 9 2 अलाउ नहीं होगा, ये सारा कुछ भी अलाउ नहीं होगा, 9 9 भी अलाउ नहीं होगा। तो आखिर में आखिरी नंबर क्या होगा, 8 1 अलाउ नहीं, 8 2 अलाउ नहीं, 8 3 अलाउ नहीं, करते 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 8 9 एक नंबर आएगा। तो देख लो जैसे जैसे तुम ऐसे आओगे तो ऐसे ऐसे नंबर, ये वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो पूरा डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही। एक लाइक अगर तुम एरिया वाइज या फिर ऐसे फिगर बना के देख रहा हूँ डायग्रामेटिकली, तो ये वाला हमारा जो है ये इसमें हम लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है कि एक एन दे रखा होगा, अगर एन इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो हमें आउटपुट में सारे 2 डिजिट के नंबर देने हैं। 2 डिजिट के नंबर ऐसे होने चाहिए कि जब तुम इसको प्लॉट करो, ये वाला नंबर प्लॉट कर रहे हो, ये नंबर पहले प्लॉट किया फिर ये नंबर प्लॉट किया, तो लाइन हमेशा ऐसी इंक्रीजिंग होनी चाहिए, ऐसी लाइन नहीं चलेगी, ऐसी लाइन नहीं चलेगी, हमेशा ऐसी आनी चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद मैंने बोला कि भाई चॉइसेस देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या था अपने इसमें, अब मैं आ रहा हूँ कि चॉइसेस देख लेते हैं और कंट्रोल कैसे हो रही है, ठीक है। चॉइसेस का तो मैं अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा कि अगर एन इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया था तो हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो पहले डिजिट के लिए हमारे पास 1 to 9 चॉइसेस है। आ रही बात समझ में। चलो वैसे अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बैक ट्रैकिंग ट्री बनाना, क्योंकि अब चॉइसेस 9 मुझे ऐसे ऐसे 9 बार बनाना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना टाइडी बना पाऊँ उतना टाइडी बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई पहला डिजिट है, यहाँ पर 1 है, 2 है, और ऐसे करते 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 यहाँ पर डॉट 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 9 चॉइसेस है इसके पास, ठीक है। 3 होगा, 4 होगा कहीं ना कहीं, और ऐसे करते करते 9 चॉइसेस हैं। फिर मैंने बोला कि लेट से मैंने एक चॉइस ले ली, मैं बस देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कैसे चॉइसेस बन रही हैं, कैसे हमारा बैक ट्रैकिंग ट्री अनफोल्ड हो रहा है, क्योंकि आप पूरा ट्री नहीं बना सकते। मैंने बोला था ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ट्री बनाना मुश्किल पड़ जाएगा, वो सेम अपन उस स्टेज पे हल्के हल्के पहुंच रहे हैं। तो मैंने बोला यार अभी लेट से मैंने 1 2 3 4 मैं 4 वाले नोड पे आया, ठीक है। 4 वाले नोड पे आया तो मैंने ये इस वाले प्लेस पे मैंने 4 प्लेस पे इस वाले प्लेस पे मैंने 4 फिक्स कर दिया। अब मेरे पास चॉइस है इसके लिए, अब इसके लिए भी चॉइसेस कितनी है, चॉइसेस तो मेरे पास सेम है ना, 1 2 3 4 5 करते 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 9 तक। पर अब क्योंकि मुझे पता है कि यार इसमें मैंने 4 चूज कर रखा है, तो मैं कौन सी चॉइसेस प्रूव कर सकता हूँ, ये वाली चॉइस नहीं लूंगा, क्यों लूंगा, इससे 41 बन जाएगा। ये नहीं लूंगा, इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर मतलब 4 तो पहले से फिक्स है, अगर ये वाली चॉइस लूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 42 बन जाएगा, लाइन ऐसे हो जाएगी। नहीं ये भी नहीं लूंगा, ये भी नहीं लूंगा, ये भी नहीं लूंगा, तो मैं पहली चॉइस यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर पहले से 4 था, 4 यहाँ 5 ले सकता हूँ, तो ये सारी चॉइसेस ले सकता हूँ। आरी बात समझे। तो चॉइसेस कैसे प्रूव हो रही है, चॉइसेस प्रूव हो रही है डिपेंड कर रहा है कि भाई अगर तुम चॉइस इसके लिए ले रहे हो तो तुमने इससे पहले वाले में क्या चॉइस लेके रखी है, उससे तुम्हारी चॉइसेस प्रूव हो रही है। हर बार ऐसा नहीं कि कुछ एक सॉलिड मैकेनिज्म है कि ये प्रूव हो रही है, उससे डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पर इस वाले नंबर पे अगर तुम इसके लिए चॉइसेस ले रहे हो तो ये जो ग्रीन वाले में कौन बैठा हुआ है, कौन सा नंबर बैठा हुआ है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारे पास इसके पास कितनी चॉइसेस हैं। अब अच्छा, अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि बैक ट्रैकिंग कैसे लग रहा है, मतलब तुम सॉल्व तो कैसे भी कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि हाँ बैक ट्रैकिंग लगाना चाहिए इसमें। तो मुझे पता है कि भाई चॉइसेस लेनी है, अगर n इक्वल टू 2 है तो 2 डिजिट है, मुझे इसके लिए भी कुछ कुछ चॉइसेस लेनी है, मुझे इसके लिए भी कुछ कुछ चॉइसेस लेनी है। बात समझ में आ रही है मेरे पास। चॉइसेस का नंबर मैंने बोला था कि लार्ज होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल तो यहाँ है नहीं वैसे, हमेशा चॉइसेस मेरे पास 1 to 9 है, तो 9 चॉइसेस है हमेशा, वेरिएबल तो नहीं है पर लार्ज तो है, 9 चॉइसेस काफ़ी लार्ज होती हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि कंट्रोल करना पड़ेगा, चॉइसेस प्रूव हो रही होंगी, ठीक है। मतलब ये सारी आइडेंटिफिकेशन है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो तो बैक ट्रैकिंग लगाओगे, तो नॉर्मल रिकर्सन ही है तो नॉर्मल रिकर्सन ही। पर मैंने बोला कि ऐसा करोगे तो एक बार सोचो बैक ट्रैकिंग के स्ट्रक्चर में आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो मे भी वो भी मुझे लग रहा है कि हाँ कंट्रोल तो हो रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर मैंने 4 लेके बैठा हुआ हूँ तो अब मैं इसके लिए चॉइसेस देख रहा हूँ, अगर तो मेरे पास इसके लिए जो 1 to 4 वाली चॉइसेस थी वो सारी प्रूव हो गई और मैं 5 to 9 वाली चॉइसेस ले सकता हूँ। ये सारी चॉइसेस का पूरा ग्रुप जो था वो प्रूव हो चुका है। तो मुझे समझ में आ रहा है कंट्रोल तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग लगा के देखते हैं, मैंने बोला था बैक ट्रैकिंग लग जाएगी। अब बैक ट्रैकिंग के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें, कोड तुम्हें पता ही है मैं कैसे लिखता हूँ, तो देख लेते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था, तो मैंने अभी देखा भाई चॉइसेस हो गई, एक्सप्लेनेशन भी हो ही गया, समझ में आ ही गया होगा कि कैसे इसका ट्री बन रहा है। बैक ट्रैकिंग ट्री बना लोगे फिर कोड कर लेंगे। चलो फिर बचा क्या, आई थिंक कोड पे आ सकते हैं यार, फिर बचा ही क्या है, कोड पे आते हैं, ठीक है। तो कोड देख लेते हैं, पर कोड से पहले एक चीज़ और तुम्हें बताना भूल गया मैं कि यार ये रिकर्सन जो है आखिरी में रुकेगा कब, है ना, हमें आंसर कब मिलने वाला है। बैक ट्रैकिंग ट्री तो समझ में आ गया, आंसर कब मिलेगा। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि n = 2 है। यहाँ पर हमने देखा पहले इसके लिए चॉइसेस देखी क्या क्या चॉइसेस है,
फिर यहाँ पर हर एक लेवल के बाद n जो है n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि एक हमने डिजिट के लिए सारी चॉइसेस कंसीडर कर ली। तो अब यहाँ पर जैसे कि अगर यहाँ पर इस लेवल पे n इज इक्वल टू 2 था, यहाँ पर n माइनस माइनस हुआ, यहाँ पर चॉइसेस देख ली, एक चॉइस ले ली, n इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये चॉइस फिक्स हो गई, यहाँ पर अगर 4 ले लिया है तो ये 4 फिक्स हो गया। अब हम इसके लिए सारी चॉइसेस देख रहे हैं। अब n इज इक्वल टू 1 है, ये सारी चॉइसेस देखी, n माइनस माइनस हुआ, तो यहाँ पर आ गए। इसके लिए अगर मान लो तुमने 2 चूज़ किया यहाँ से, तो 2 तो चूज़ नहीं कर सकते, 5 चूज़ किया तो 5, यहाँ 4 था, तो यहाँ पर n माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 हो गया। तो n इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमने जितनी भी डिजिट थी हमारे पास उन सबके लिए चॉइसेस देख ली हैं, तो हम लोग को एक वैलिड आंसर मिल जाना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये हमारी बेस कंडीशन रहेगी जब n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस केस में हमारे पास एक वैलिड आंसर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलो अब मैं कोड देख के आता हूँ गीक्स फॉर गीक्स पे कि कोड का फंक्शन कैसा दे रखा है, ठीक है। तो मैंने चिपका मारी है गीक्स फॉर गीक्स से ये फंक्शन डेफिनेशन, ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है हम लोगों को। तो जैसा मैंने बोला था ऑलमोस्ट वैसा ही है कि एक इंट n नंबर दे रखा होगा और फिर हम लोग को एक वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है। जैसे ये 45 है, इस वेक्टर में ये वेक्टर है, वेक्टर के अंदर 45 डाल देंगे, ऐसे फिर एक और नंबर डाल देंगे। ये सारे नंबर 45, 46, 47 ये सारे नंबर इस वेक्टर में डाल के ये वेक्टर लास्ट में रिटर्न करके देना है। अरे बात समझे? एक इंट दे रखा है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक वेक्टर दे रखा है, ये रिटर्न करना है, तो क्यों ना ये वेक्टर ही बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट करके, वेक्टर ऑफ इंट, और बोल देता हूँ मैं इसको रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट वेक्टर मेरे को देना है, बाद में देता हूँ मैं। अब मैंने बोला अच्छा तुम्हें वो याद है कि यार ये अगर n इज इक्वल टू n ग्रेटर देन 1 के लिए, जब भी n ग्रेटर देन 1 है हमारे पास चॉइसेस क्या है 1 to 9, और इसके लिए भी 1 to 9, ठीक है। पर जीरो वाली चॉइस थी, पर जीरो वाली चॉइस केवल किसके लिए थी? जब n इज इक्वल टू 1 दे रखा था तब जीरो ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे? n इज इक्वल टू 2 पे क्यों नहीं दिया था? क्योंकि यहाँ पर जीरो लेंगे तो वो सिंगल डिजिट नंबर बन जाएगा, और अगर यहाँ पर फिर मिनिमम 1 लोगे तो यहाँ जीरो ले नहीं सकते, क्योंकि हमें लाइन हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनानी है। तो ऐसे एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू 1 वाला केस हैंडल कर लेते हैं अलग से, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 क्योंकि इसमें जीरो वाली चॉइस आ रही है। फिर अपना जो चॉइस देखेंगे ना, क्योंकि हमारी चॉइसेस n इज इक्वल टू 2 में या n इज इक्वल टू 3 में, इन सब में चॉइसेस हमारे पास 1 to 9 है। एक खाली जीरो वाली चॉइस इसी में आ रही है जब n इज इक्वल टू 1 है, तो ये हैंडल कर लेते हैं सेपरेटली। तो मैं बोलता हूँ ऐसा करता है कि जब इफ n इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो भाई ये जो है ऐसे केस में एक लूप लगाओ, i इज इक्वल टू 0 to 9 चला मारो। इस जो रिजल्ट वेक्टर है इसमें रिजल्ट में पुश बैक कर दो, पुश बैक, मैं कोड ऐसा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, पर समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारे। पुश बैक कर दो i, ठीक है, फॉर लूप के अंदर ये करली ब्रैकेट, और ये जब इफ कंडीशन, ये जब पूरा फॉर लूप खत्म हो जाए तो रिटर्न कर देना यहीं से ही रिजल्ट। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये n इज इक्वल टू 1 वाला केस हैंडल हो जाएगा, जिसमें अपन चॉइसेस कहाँ से ले रहे हैं 0 to 9, 0 पुश हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वेक्टर के अंदर 0 1 2 ये सारे सिंगल डिजिट के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया n इज इक्वल टू 1 वाला केस। अब n इज इक्वल टू 1 वाला केस नहीं है तब देखते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन था जिसमें हमने देखा कि भाई हम लोग को n दे रखा था इस फंक्शन में ऊपर, तो हमने एक केस को सॉल्व कर लिया। जब भाई n इज इक्वल टू 1 है, जब n इज इक्वल टू 1 है तो क्या करो 0 1 2 करते करते 9 एक वेक्टर में डालो और रिटर्न करा दो। ये केस तो हैंडल हो गया। पर जब n इज इक्वल टू 1 वाला केस नहीं है तब क्या करेंगे? यहाँ पर हमें वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न कराना था, ये फंक्शन था जो भी है, ठीक है, देख लेना। तो ये केस तो हमारा हैंडल हो गया। पर जब n इज इक्वल टू 1 नहीं था तो हम लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग एक रिकर्सिव नोड बना रहे थे, एक सेकंड, तो हम लोग एक रिकर्सिव नोड बना रहे थे, ऐसे दो गोले बनाए थे, इसके लिए चॉइसेस देखी थी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि रिकर्सिव नोड को मैं एक फंक्शन से हमेशा डिनोट करता हूँ, सॉल्व फंक्शन से। इसको मैं यूजली वॉइड बनाता हूँ, जब डिफाइन करेंगे तो बता दूंगा। पर मैं इसको सॉल्व फंक्शन में, अभी सॉल्व फंक्शन क्या क्या लेगा वो डिपेंड करता है तुम इसको रिकर्सिव नोड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं रिकर्सिव नोड, जो रिकर्सिव नोड हमने बनाया था वो कैसा था। जो भी तुमने बनाया, हमने बोला कि भाई इसमें 2 डिजिट थी, अगर n इज इक्वल टू 2 दे रखा था, n इज इक्वल टू 2, तो ऐसा कुछ था मेरे पास। इतनी चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही हैं, ठीक है, कि भाई मेरे पास ये पहला एक डिजिट अलग से देख रहा था, मैं एक डिजिट को, हर एक डिजिट को अलग अलग देख रहा था, ऐसा नंबर नहीं ले रहा था मैं इसको। ऐसा मतलब जैसे n इज इक्वल टू 2 यहाँ लिखा है, n इज इक्वल टू मान लो 20 होता, तो 20 को मैं ऐसे 20 नहीं लिख रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे लिखा है कि 2 अलग और अलग। फिर मैंने इसके लिए चॉइसेस देखी, इसके लिए चॉइसेस देखी। तो बस तुम्हें क्या करना है कि ये रिकर्सिव नोड को जितने अच्छे से तुम कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हो उतने अच्छे से ट्राई करो, ठीक, और कुछ भी नहीं है। इसको बस एज अ फंक्शन सॉल्व लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं ये फंक्शन क्या लेगा, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे रिकर्सिव नोड में तुमने कैसे चीज़ें बनाई है, कैसे तुमने रिकर्सिव नोड फॉर्म किया था, और कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ रिकर्सिव नोड में मेरे पास 2 गोले थे और एक नंबर था n इज इक्वल टू 2। तो मुझे पता कि भाई सॉल्व फंक्शन में ये 2 गोले कैसे आएंगे देखता हूँ, पर n तो जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं n पास कर दूंगा, ये n लेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे इसके लिए चॉइसेस देखनी है, मुझे किसी ऐसी चीज़ में डालना है इसको जिसमें कि अगर मैं इसके लिए चॉइसेस देखता हूँ कि यार इसमें पहले वाली चीज़ में 1 डालूँ या 2 डालूँ, 3 डालूँ, 4 डालूँ, उसके बाद मैं इसमें जो भी पड़ा होगा इस गोले में, लेट से 2 पड़ा है, तो मैं इसको कंपेयर कर सकूँ आराम से इसके साथ। और ये चीज़ क्या है, वेरिएबल भी होनी चाहिए। मतलब अगर लेट से n इज इक्वल टू 4 है तो ऐसा नहीं है कि मुझे गोले मतलब
लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, अपना आप से स्केल हो जाने चाहिए। ये जो भी मैं गोले बना रहा हूँ इसमें 4 गोले बनेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यार मुझे मेरे हिसाब से, अब तुम्हें जो भी डेटा स्ट्रक्चर सही लग रहा है तुम चूज़ कर सकते हो, मुझे लग रहा है एक वेक्टर बना लेते हैं। एक वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर क्यों सही लग रहा है? क्योंकि कोई साइज नहीं है, आराम से जैसे एक चीज़ डालोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। जैसे इस वाले की चॉइस देखी, इसके लिए चॉइस देखी, 2 आ गया, 2 डाल दिया इसमें। फिर अगर तुम्हें इसके लिए आगे की चॉइस देखनी है कि आगे कौन सा नंबर आएगा, तो अगर तुम्हें 3 डालना है तो इसका साइज खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई और बड़ा नंबर है तो इसका साइज और इंक्रीज, अपना बस खाली पुश करते रहो और साइज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, लास्ट में आई नो अभी तुम्हारा ये नंबर वेक्टर के फॉर्म में है, मतलब लेट्स से n = 2 के लिए तुम्हारे पास ऐसा कुछ आएगा। एक यहाँ पर होगा 2 3, फिर एक और वेक्टर है 2 4, ऐसा कुछ है। पर मुझे एक्चुअल में ये सारे लास्ट में एक वेक्टर में डाल के देना है, ऐसा नंबर 23 24 25 ऐसे करके डाल के देना है लास्ट में। अभी तुम्हारा ऐसा सेट कर रहा है अलग अलग, एक वेक्टर में एक पूरा एक स्पेस 2 घेर रहा है, एक स्पेस 3 घेर रहा है। तो ये तो बाद में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसको लूप लगाएंगे और 2 × 10 कर देंगे +3 कर देंगे। बड़ा नंबर होगा अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ 1 2 3, तो 1 × 100 कर देंगे, +2 × 10 कर देंगे, +3 कर देंगे। ये तो ट्रांसफॉर्म करके नंबर ऐसा चेंज कर देंगे। तो मुझे वेक्टर सही लग रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला क्या कि भाई मेरे पास फंक्शन में n दे रखा था, मैं फंक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पर तुमने n = 1 वाला काम कर दिया। अब मैं इसके बाद बोल रहा हूँ कि मुझे सॉल्व फंक्शन बनाना है। इस सॉल्व फंक्शन में मुझे ये 2 जो गोले मैंने बनाए थे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एक और वेक्टर बना देता हूँ, वेक्टर इंट। ठीक है, क्योंकि ये 2 स्टोर करेगा तो ये 4 स्टोर करेगा, अलग अलग इंटीजर ही स्टोर करेंगे। इंट v नाम दे देता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो n था वो तो जाएगा ही जाएगा। तो मैंने बोला ये n जाएगा, ये वेक्टर जाएगा, ये वेक्टर आ रही बात समझ में, ये वेक्टर इस पर हम लोग बैक ट्रैकिंग लगाने वाले हैं। मान लो ऐसे इस नोड पे आए, यहाँ पर था, मान लो 2 लिया, उसके बाद इसके लिए चॉइसेस देखी, ये वेक्टर पॉइंट एक ही जगह करेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 ले चुके हैं, फिर इसके लिए चॉइसेस देखी इस वाले नोड के लिए, यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ 24 आ गया। फिर हमने बैक ट्रैक किया, अगली चॉइस आई 25 देखा, तो 25 यहाँ पर देखा कि सोल्यूशन है तो पेल दिया 24 भी वेक्टर के अंदर 25। तो इसी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसी में हो रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे 5 पुश किया, अगला देखा, ऐसे सारी चीज़ें इसमें इसी में देखेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर हमारा, ये जो वेक्टर v लिखा है इसको अपन रेफरेंस से पास कर देंगे और इसी में सारी बैक ट्रैकिंग लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये चॉइस थी, इसके लिए अगर 2 आ गया तो यहाँ 2 फिक्स हो गया। फिर तुम इसके लिए चॉइसेस देख रहे हो, इसके लिए चॉइसेस 3 से स्टार्ट होंगी, 3 4 5। तो यहाँ पर जब 2 3 आएगा तो ये एक ही वेक्टर में रहा है 2 और 3। फिर अपन वापस बैक ट्रैक करके 3 हटा देंगे यहाँ से, इस वेक्टर में 3 डाला था, पुश करेंगे, देखेंगे आंसर है कि नहीं, आंसर है तो सेव कर लेंगे, फिर इसको हटा देंगे। फिर अगली चॉइस देखेंगे 4, अगर लेजिट चॉइस है, अगर चॉइस नहीं है तो जाएंगे ही नहीं, अगर है तो 24 कर देंगे, 24 आंसर है, चेक कर लेंगे n = 0 हो रहा है, अगर आंसर है तो फिर से जाके सेव कर लेंगे और फिर से बैक ट्रैक कर लेंगे, अगला चॉइस देखेंगे। आ रही बात समझ में? इसी वेक्टर पे हम लोग बैक ट्रैकिंग लगाने वाले हैं। तो मैंने बोला क्या, n जाएगा, n गया, रुको अरे कलर चेंज हो जाए भाई, n गया, ये वेक्टर गया, और लास्ट में एक जो रिजल्ट वेक्टर बनाया था हम लोगों ने, जो आखिर में इस फंक्शन में ऊपर वेक्टर ऑफ एंड देना था, ये वेक्टर तो हमारा क्या है, ये तो सारी चीज़ें ऐसे होल्ड करेगा, 2 और 4, 2 और 5, और एक ही बार में एक ही नंबर होल्ड करेगा। ये हटेगा तो फिर ये आएगा, एक ही जगह पे हो रहा है सब कुछ। ये लास्ट में जब नंबर आ जाएगा, मान लो 24 आंसर है, तो मैं इसका नंबर बना के एक और वेक्टर में 24 ऐसे डाल दूंगा, 25 डाल दूंगा, तो उसके लिए ये रिजल्ट वेक्टर है। ये काम मुझे लग रहा है ये 3 चीज़ों से मेरा फंक्शन सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ, इन 3 चीज़ों से मुझे लग रहा है, इन 3 चीज़ों से ये सॉल्व हो जाना चाहिए। तो लास्ट में ये रिजल्ट है, इसको भी मैं रेफरेंस से पास करूंगा और ये फंक्शन वॉइड बना दूंगा, रिजल्ट में सब कुछ स्टोर करके देगा और लास्ट में रिटर्न करा दूंगा रिजल्ट को। तो ये वेक्टर ऑफ इंट जो चाहिए था इसको, वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा लास्ट में। अब मुझे ये सॉल्व फंक्शन लिखना है, ईजी है। तो मैंने बोला कि भाई वॉइड सॉल्व फंक्शन लिखेंगे। आ रही बात समझ में? क्या क्या ले रहा है ये, इंटीजर इंट ले रहा है, इंटीजर एन लिया, फिर वेक्टर ले रहा था, वेक्टर को मैंने उससे पास करा दिया रेफरेंस से v, और एक और वेक्टर लिया इसने इंट, रेफरेंस से पास किया रिजल्ट। ये ऐसा फंक्शन है। फिर तुम्हें याद होगा कि मैंने बोला कि भाई पहले तो 3-4 चीज़ें होती हैं बैक ट्रैकिंग में या रिकर्सन में, किसी भी सिंपल चीज़ में 3-4 चीज़ें होती हैं कि भाई एक बेस कंडीशन सोच लो कि इसकी बेस कंडीशन क्या होने वाली है, कब रिकर्सन स्टॉप करोगे। कभी कभी क्या होता है, मोस्टली यही होता है, जब तुम रिकर्सन स्टॉप करते हो तभी तुम्हें आंसर मिल जाता है, क्योंकि फालतू रिकर्सन क्यों चलाओगे। और फिर तुम देख लो कि एक चॉइस वाला लूप देख लो, फॉर लूप, कि तुम्हारे पास चॉइसेस कितनी है हर एक नोड पे, और फिर अगर तुम कंट्रोल कर रहे हो तो उसके अंदर इफ कंडीशन मार दो। ठीक है, तो पहले बेस कंडीशन देख लेते हैं। इसमें बेस कंडीशन क्या होगी, मैंने बोला था ना तुमको कि भाई तुम यहाँ पर ये n = 2 दे रखा है, तो हर बार जब तुम नीचे आ रहे हो तो इस वाले पे तुमने एक इसके लिए सारी चॉइसेस एक्सप्लोर कर चुके हो। एक चॉइस लेकर यहाँ नीचे आए, डिसीजन बन गया, n = 1 हो गया। फिर तुम जब और नीचे आए तो तुमने इसकी चॉइस तो पहले एक्सप्लोर कर ही चुके थे, अब की बार तुमने इसकी चॉइस भी एक्सप्लोर कर ली है, तो n = 0 हो गया। तो n = 0 हो गया तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक आंसर मिलेगा। बाकी सारी चॉइसेस तुम प्रूव कर रहे हो, मानो यहाँ पर 4 था तो तुमने 1 to 4 वाली चॉइसेस प्रूव कर दी होंगी, यहाँ पर 5 to 9 वाली चॉइसेस चलाई, यहाँ पर तुम्हें एक आंसर भी मिलना चाहिए। तो जब भी n = 0 हो रहा है तो तुम्हें यहाँ पे एक आंसर मिलेगा। आंसर कैसे होगा, वो वेक्टर में होगा 4 और 5 ऐसे बैठा होगा।
ये किस वेक्टर में बैठा होगा, वेक्टर वी में बैठा होगा। आ रही बात समझ में? देख रहा हूँ हम लोग बैक ट्रैकिंग ट्री पूरा बना भी नहीं रहे, पर बस तुम्हें बस क्लियर होना चाहिए कौन सी चीज़ बैक ट्रैकिंग नोड जो तुम रिकर्सिव नोड बना रहे हो, इस रिकर्सिव नोड में कौन सी चीज़ तुम कौन से वेरिएबल से डिनोट कर रहे हो, और वैसे वैसे तुम क्वेश्चन को आराम से ट्रेड करते जाओ। तो मैंने बोला कि भाई बेस कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, बेस कंडीशन हो जानी चाहिए कि इफ़ n इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वेक्टर के अंदर, ये वेक्टर है 45, ठीक है, इस वेक्टर के अंदर मुझे आंसर मिलेगा, तो मैं क्यों ना इसमें लूप लगा दूँ, इंट i इज इक्वल टू 0 से वेक्टर के साइज तक चला जाता हूँ, और जब भी कब कब कर रहा हूँ मैं, जब भी मुझे n इज इक्वल टू 0 हो रहा है, जब मेरे पास सारी दोनों डिजिट के लिए मैंने चॉइसेस देख लिए हैं। तो मैंने बोला कि अब मुझे इस 45 का ये जो ऐसे नंबर स्टोर है इसका मुझे 45 बनाना है, एक्चुअल में एक इंटीजर बनाना है। तो मैंने बोला भाई जो सबसे पहले मिले एक ऊपर इंट आंसर बना लो, इंट आंसर इज इक्वल टू 0, सिंपल मैथ्स है यार। फिर लिखो यहाँ पर कि आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस वेक्टर ऑफ i, तो क्या होगा, चलेगा आराम से लूप। जैसे 45 है तो पहले आंसर इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 10 प्लस 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर में, 4 आंसर आ जाएगा। अगली बार चलेगा दोबारा लूप, तो यहाँ पर आंसर में 4 होगा तो 4 इंटू 10 प्लस अगली बार यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 45 लूप खत्म हो जाएगा, एक 45 इंटीजर आ जाएगा। जब ये आ जाए लूप खत्म होने के बाद तो उसको रिजल्ट में डाल देना, रिजल्ट डॉट पुश बैक, और ये आंसर। आ रही बात समझ? जब भी तुम्हें n इक्वल टू 0 हो रहा है एक रिकर्सिव नोड पे, तुम यहाँ पर लीफ नोड पे पहुंच गए हो, यहाँ पर तुम्हें आंसर मिलने वाला है, तो ये रिजल्ट में डाल दो चुपचाप। और रिजल्ट हमने क्या कर रखा था, बाय रेफरेंस पास कर रखा था, आखिर में ये वाला रिजल्ट हम प्रिंट करा देंगे जो मेन फंक्शन दे रखा था वहाँ से, और यहीं से रिटर्न कर दो, इसके बाद आगे जाना नहीं है, रिकर्सन स्टॉप कर दो। ये हो गई हमारी बेस कंडीशन, ठीक है। चलो अब मैंने बोला कि हमारा फंक्शन क्या था, सॉल्व फंक्शन था, इसमें n दे रखा था, वेक्टर v दे रखा था, रिजल्ट दे रखा था, ये दोनों बाई रेफरेंस पास है, ठीक है। मैंने बोला कि भाई बेस कंडीशन समझ में आ गई, जब n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दो, जैसे 45 वेक्टर में अलग अलग दे रखा होगा उसको 45 नंबर बनाओ और उसको रिजल्ट के अंदर डाल दो। ये काम करा अपन ने बेस कंडीशन में। अब मुझे देखना है एक्चुअल में बैक ट्रैकिंग वाला काम देखना है। तो मेरे पास बैक ट्रैकिंग वाला काम क्या था कि मेरे पास दो n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, अगर n इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो मेरे पास 2 डिजिट है। मैं इसके लिए सारी चॉइसेस क्या थी, मेरे पास 1 to 9 चॉइसेस थी, है ना। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास चॉइसेस क्या है, इंट i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा और 9 तक जाऊँगा, i प्लस प्लस कर देना, ठीक है, लगा देना अपनी लैंग्वेज में लूप, सिंपल तो है। फिर मैंने बोला कि भाई कभी कभी मैं कुछ चॉइसेस प्रूव भी कर रहा था, मैं बोलता हूँ उसके लिए कुछ इफ़ कंडीशन देखते हैं बाद में, पर मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर इसके लिए ये n इज इक्वल टू 2 था, ऐसा कुछ था, इसके लिए एक चॉइस ले रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए एक चॉइस ले रहा हूँ, मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने इसके लिए 2 लिया तो मैं वेक्टर में वेक्टर डॉट पुश बैक कर रहा हूँ बेसिकली 2, तो यहाँ पर इस गोले में अभी 2 आ जाएगा, आ रही बात समझ, ये गोला खाली और n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, n का एक लेवल कम हो गया, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैं चॉइस ले रहा हूँ, मतलब वेक्टर में एक चीज़ पुश कर दे रहा हूँ, इस वाले गोले में अपना 2 आ गया, मैंने बोला बढ़िया है। तो मैंने बोला इंट यहाँ से ये लिया, यहाँ पर मैं वो कंट्रोल करने वाले कुछ इफ कंडीशन लगाऊंगा, देखता हूँ, पर मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, जो पहला यहाँ पर था इसके लिए मैं चॉइस ले रहा हूँ, तो पुश बैक कर दूंगा वेक्टर डॉट पुश बैक और आई। फिर एक बार यहाँ पर वेक्टर डॉट पुश बैक आई हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास क्या, जैसे यहाँ पर थे तुम, है ना, इसके लिए तुमने कुछ चॉइस ली, यहाँ पर कोई नंबर आ गया 4 आ गया, अब n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 था तो यहाँ 1 हो गया, अब तुम इसके लिए चॉइसेस लोगे, ठीक है। तो ये जो रिकर्सिव नोड था ये फिर से एक और रिकर्सिव नोड बन जाएगा। तो मतलब क्या, रिकर्सिव नोड क्या होता है कोड में, सॉल्व फंक्शन जो हमने बनाया था। तो अब सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे फिर से, वेक्टर कैसा है, वेक्टर के अंदर ये आ चुका है, अगली बार तुम जो भी पुश करोगे वो किस वाले, इस वाले गोले में पुश होगा, आ रही बात समझ में। पहले मतलब गोला अलग से नहीं, अपन इसका ट्रैक नहीं कर रहे, वैसे यूजली अपन स्टार्ट से ट्रैक रखते थे ना, ट्रैक अपने आप ही हो रहा है, क्योंकि ये पहला जो पुश किया वो यहाँ 4 पे आ गया, अगली बार जो पुश करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल है। तो अब मुझे फिर से सॉल्व फंक्शन कॉल करना है बेसिकली, पर इस बार कॉल किस पे करना है, n इज इक्वल टू 2 था पहले, इस बार एक कम पे करना है, n इज इक्वल टू n माइनस 1 पे कॉल करना है, आ रही बात समझ में। तो मैंने सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे, इसके बाद पुश किया, यहाँ पे एक चॉइस आ गई, अब इसके लिए दोबारा रिकर्सिव नोड बन जाएगा, पर रिकर्सिव नोड कैसे, n माइनस 1 पे बनेगा, वेक्टर v क्या है, बैक ट्रैकिंग फंक्शन है, ठीक है, वेक्टर v क्या है, बाई रेफरेंस पास किया है, ठीक है, इसी में काम कर रहे हैं सब कुछ, और एक रिजल्ट वाला ऊपर जो लिया था, बस n माइनस 1 पे सेम रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। फिर मैंने बोला कि ये सब सही है, इसके बाद तुम यही काम बैक ट्रैक करना, क्योंकि मान लो अगर तुमने यहाँ से चॉइस ली 4 और इसके लिए चॉइसेस देख रहा है इस वाले नोड के लिए, तो 4 के बाद तुमने 5 चॉइस ली, यहाँ पर 45 एक ही जगह पे आ रहा है, बैक ट्रैक करके दूसरी 6 वाली चॉइस लेना, तो वो सारा अपन यहाँ पर वेक्टर डॉट पॉप बैक कर देंगे, तो ये वाला जो 5 है वापस निकल जाएगा, अगली बार 6 वाले के आने की जगह मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है, आ रही बात समझ, ये हमारी चॉइसेस सारी हो जाएंगी, ये हमारा सिंपल सा फंक्शन हो गया। अब खाली एक चीज़ लगी कि भाई ये रिकर्सिव नोड देख लो कि अपन ने हर बार कॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास चॉइसेस भले ही 1 to 9 जरूर है, 1 to 9 जरूर है, पर अगर मैंने इसमें एक बार 4 चॉइस ले ली और यहाँ पर 4 आ गया, तो अभी मेरे पास चॉइसेस क्या रह गई, 5 to 9 चॉइसेस रह गई इसके लिए। तो ये जो इफ़ कंडीशन है वो कैसे पता चलेगी, इफ़ कंडीशन सिंपल है, सिंपल इफ़ कंडीशन है। तुम्हारे पास ये वेक्टर है, इसमें 4 है, अब तुम इसके लिए देख रहे हो, तो देखने से पहले तुम वेक्टर में जो भी लास्ट में ये है वो देख लो। मान लो तुम्हारे पास चॉइसेस क्या है,
फॉर लूप लगा हुआ है, इंट 1 to 9 चॉइसेस हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम कंसीडर वही करो, केवल कंसीडर वही करो, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है 9 तक जा रहा है, राइट, फॉर लूप। मैं कह रहा हूँ तो वही आई कंसीडर करो जब आई ग्रेटर हो, जो भी वेक्टर में अभी ये वेक्टर का अभी देखेंगे जब पुश करोगे तब ये वाली स्पेस भरी होगी ना, ये अभी लास्ट एलिमेंट है, मतलब वेक्टर का साइज, ये इंडेक्स क्या होगा, वेक्टर साइज -1 इंडेक्स पे है। तो मैं बोल रहा हूँ आई ग्रेटर देन होना चाहिए वेक्टर ऑफ वेक्टर डॉट साइज -1। जब ऐसा हो तभी तुम उस आई को वेक्टर के अंदर डालना, वेक्टर डॉट पुश बैक आई, नहीं तो नहीं। आ रही बस समझ में। और फिर वही सॉल्व फंक्शन n-1 पे कॉल कर दो और फिर से पॉप बैक कर देना। तो मैं बोल रहा हूँ कि आई को तभी डालो जब आई जो लास्ट वेक्टर में, मान लो वेक्टर में 2-4 चीज़ें और हैं, 2 है, 4 है, 5 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके लास्ट एलिमेंट देखो, इसके लास्ट से बड़ी वाली चीज़ देखो, तो हमेशा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यहाँ तक ये सब चीज़ें पुश नहीं होंगी कि इफ कंडीशन रिजल्ट कर देगी। आ रही बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो, अगर वेक्टर का साइज 0 है, वेक्टर में कुछ है ही नहीं, फिर मतलब तुम अभी इसमें डालना शुरू ही कर रहे हो पर ये एम्प्टी है, तो यहाँ तो फिर एरर आ जाएगी ना। तो अगर जब एम्प्टी है तो तुम कुछ भी डाल सकते हो, तुम्हें मतलब ही नहीं है ना। ये तुम्हें अगर मतलब कब है, जब वेक्टर का साइज क्या है, वेक्टर का साइज 0 नहीं है। जब वेक्टर का साइज 0 नहीं है तब तुम्हें देखना कि लास्ट एलिमेंट क्या था, उससे बड़ा एलिमेंट डालूँ मैं। पर अगर वेक्टर का साइज 0 है, अगर वेक्टर का साइज 0 है तो मुझे मतलब ही नहीं है, फिर तो कुछ भी डालो, जो भी 2 डालो, 0 डालो, 1 डालो, सब चलेगा फिर तो, है ना। 0 नहीं, 0 तो चॉइस में नहीं है, पर जो भी डालोगे वो सब कुछ चलेगा, क्योंकि इससे पहले कुछ है ही नहीं जो उससे हमें बड़ा डालना है। तो इफ कंडीशन में एक और ऐड कर दो कि भाई इफ अगर वेक्टर का साइज 0 है, ठीक है, वेक्टर का साइज 0 है तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं है, तो जो मर्जी है वो वेक्टर में पुश बैक कर रहे हो, जो मर्जी पुश बैक करो, मुझे कुछ मतलब पड़ता ही नहीं है। पर अगर वेक्टर का साइज 0 नहीं है और तो तुम चेक करो हमेशा कि आई ग्रेटर देन होना चाहिए वेक्टर ऑफ वेक्टर साइज -1, ये पहले लिखना है ना, नहीं तो अगर ये पहले लिख दोगे साइज 0 होगा तो ये चेक करने पड़ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन कभी चेक करेगा ही नहीं, ठीक है। तो वेक्टर का साइज 0 होगा तो कुछ भी पुश करो, अगर साइज 0 नहीं है, ये कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो ये कंडीशन चेक करने जाएगा, तो वो लास्ट वाला वेक्टर में देखेगा कि अगर 4 है तो मैं 4 से बड़ा रखूँ। ये हो गया तुम्हारा कोड मैंने लिख दिया है इधर कहीं ना कहीं, कोशिश करूँगा कहीं अपलोड कर दूँ, पर कोड इसमें पूरा हो चुका है। सिंपल सा कोड था, हमने एक सॉल्व फंक्शन बनाया, चलो अच्छा जल्दी से समअप ही कर लेते हैं ना, समअप ही कर लेते हैं। हमने एक सॉल्व फंक्शन बनाया, उसमें n दिया, वेक्टर दिया और रिजल्ट दिया। फिर मैंने बोला कि भाई अगर जब n = 0 हो जाएगा तो मुझे क्या है, इस वेक्टर में कैसे चीज़ें स्टोर हो रही हैं, इस वेक्टर में चीज़ें ऐसे स्टोर हो रही हैं, 4 अलग 5 अलग, और इस वेक्टर में कैसे स्टोर हो रही हैं, 45 एक साथ स्टोर हो रहा है, फिर सारे नंबर एक साथ स्टोर होकर तो लास्ट में रिजल्ट आंसर है ना। तो मैंने बोला भाई n जब भी 0 होगा तो तुम वेक्टर का जो एरे है 4, 5 अलग अलग जो लिखा हुआ है उसको जो भी है मैथ लगा के तुम इस रिजल्ट के अंदर 45 बना के डाल दो, 4, 5 का। ये तो मैंने बेस कंडीशन में कर दिया। फिर मैंने बोला वो सारी चॉइसेस देख लो, चॉइसेस 1 to 9 है। 1 to 9 में मैंने बोला कि भाई एक बार जो चॉइसेस देखना उससे पहले ये जरूर देख लेना कि जो तुम वेक्टर में डाल रहे हो या तो वेक्टर हो पूरा खाली है तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, पर अगर खाली नहीं है तो तुम यहाँ पर जो भी है वेक्टर में वो देख लो, जो तुम आई डाल रहे हो वो आई इससे बड़ा होना चाहिए इस वाले नंबर से। ये मैंने बोला इफ कंडीशन हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि भाई अगर ऐसा है या तो खाली है या फिर आई इससे बड़ा है तो वेक्टर में क्या कर दो, पुश बैक कर दो आई। जब एक बार कर दोगे, यहाँ पर एक नोट था, यहाँ से यहाँ आ गए, इसका डिसीजन हो गया। n अगर 2 होगा तो n हो जाएगा 1। तो मैंने बोला फिर से वही रिकर्सिव नोट कॉल कर लो, n-1 पे कर लेना वेक्टर और रिजल्ट पे कर लेना, और अगर ये नहीं हुआ तो वेक्टर डॉट पॉप बैक, जो बैक ट्रैकिंग अपन चला ही रहते हैं बहुत पहले से, वो पॉप बैक कर देना। ये सारी इसकी वो हो जाएगी, इसके अंदर रिटर्न जरूर कर देना यहाँ पर रोकने के लिए, और ये सारी चॉइसेस कंसीडर कर ली तो ये फंक्शन बन गया, ठीक है। चलो अब एक बार समअप कर लेते हैं। समअप तो बहुत इजी है, इसका जल्दी से कर लेते हैं, और टाइम कम्प्लिसिटी देख लेते हैं, समअप एंड टाइम कम्प्लिसिटी देख लेते हैं। तो समअप के लिए क्या है भाई, सिंपल सा मैंने बोला कि भाई अगर इनपुट में तुम्हें n = 2 या कुछ नंबर दे रखा होगा, अगर नंबर दे रखा है मतलब अगर जैसे 2 दे रखा है तो मुझे 2 डिजिट का नंबर ही चाहिए। पर इसकी खासियत ऐसी होनी चाहिए कि अगर जब तुम इसको और इसको प्लॉट करोगे तो लाइन हमेशा ऐसी बननी चाहिए, सेम 2 नहीं चलेगा, 2 1 नहीं चलेगा, 2 3 एंड अब भी चलने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो उसके लिए हमने देखा कि भाई मुझे समझ में आ रहा है कुछ कि मुझे इसके लिए चॉइसेस चाहिए, इसके लिए चॉइसेस 1 to 9 है, इसके लिए भी चॉइसेस 1 to 9 है ना। एक सिंपल केस था अलग 0 वाला, जिसमें चॉइस 0 मिल रही थी, वो हमने n = 1 वाला अलग ही हैंडल कर लिया है ना, तो उस पर जा नहीं रहे, ठीक है। तो इसके लिए चॉइसेस 1 to 9 है, इसके लिए भी चॉइसेस 1 to 9 है। फिर मैंने बोला यार पर डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है कि भाई चॉइसेस अगर मैंने इसमें चॉइस 4 ले ली है और यहाँ पर आ गया हूँ मैं 4 चॉइस लेके, तो मैं इसके लिए चॉइसेस जो है मैं 1 to 4 वाली चॉइसेस कंसीडर नहीं कर सकता, मुझे 5 एंड अबव चॉइसेस ही कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो मैंने बोला कि यार ये कुछ कंट्रोल वाली चीज़ें लग रही हैं मुझे, प्रूनिंग हो रही है ब्रांचेस की, तो मुझे लग रहा है बैक ट्रैकिंग लगेगी, वो तो समझ में आ ही गया था ऑलरेडी मुझे। खैर
तो फिर मैंने लूप बनाया, लूप लगाया, इफ़ कंडीशन लिखी और फिर बैक ट्रैकिंग फंक्शन कॉल कर लिया। फिर मैंने बोला कि हर बार यहाँ पर है अपन, देखो यहाँ पर है तो n इज इक्वल टू 2 था, यहाँ पर एक n अपन ने प्रोसेस कर लिया, यहाँ पे एक चॉइस ले ली, एक डिजिट प्रोसेस हो गई। अब ये वाली डिजिट प्रोसेस हो चुकी है, इसके लिए चॉइसेस लेनी, तो n इज इक्वल टू 1 है। ऐसे जब दोनों प्रोसेस हो जाएंगी तो यहाँ पर हम लोग को एक नंबर मिलना चाहिए। तो ये हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी। जब ये n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जो एरे में एक नंबर है उसको ट्रांसफॉर्म कर लेना, वैसा बना लेना। ये हो गया सम अप। अब देख लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी काफ़ी ईजी होने वाली है। देखो क्या बोला मैंने, चॉइसेस n इज इक्वल टू 2 है, तो चॉइसेस इसके लिए क्या है 1 to 9 है ना, 1 to 9। इसके लिए चॉइसेस क्या है 1 to 9। आ रही है बात समझ में? अब तुम बोलोगे यार ऐसा हमेशा नहीं है, मान लो तुमने इसके लिए यहाँ पर 4 ले लिया तो इसके लिए चॉइसेस क्या हो जाएंगी, इसके लिए तो 5 चॉइसेस हो रही हैं। पर फिर सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई हर बार यहाँ पर भी 9 चॉइसेस हैं, यहाँ पर भी 9 चॉइसेस हैं। आ रही बात समझ में? तो कितनी 9 चॉइसेस हैं, मतलब ये प्लेस हैं, मान लो n इक्वल टू 4 है, तो इसके लिए भी तुम्हारे पास 9 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 9 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 9 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 9 चॉइसेस हैं। तो 9 चॉइसेस कितनी बार है, जितने भी डिजिट्स होंगे। तो ये 9 इंटू 9 इंटू 9, जैसे 9 इंटू 9 होता है तो 9 स्क्वायर हो जाता है, याद है ना? वैसे ही 9 इंटू 9 इंटू 9 9, तो कितनी बार है ये n टाइम्स है, क्योंकि n डिजिट है। तो कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी n की पावर 9 की पावर n। अच्छा मैं थोड़ा बताना भूल गया, आई थिंक अगर तुम उसमें देख रहे हो तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि रिकर्सिव ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। रिकर्सिव ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है नंबर ऑफ नोड्स इनटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन नोड। तो ये नंबर ऑफ नोड्स निकाल रहे थे हम लोग कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होने वाले हैं, कि हमारा कुछ ऐसा था ना कि हमें कुछ ऐसा दे रखा है ना, n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसके लिए हमारे पास 9 चॉइसेस हैं। ठीक, इसके लिए हमारे पास 9 चॉइसेस आ जाएंगी। और फिर इन सारी 9 चॉइसेस के लिए हमारे पास एक तो प्रोसेस आएगा, दूसरा वाला प्रोसेस करना, तो इसके लिए फिर से 9 चॉइसेस हैं। तो हर एक 9 के लिए फिर से 9 चॉइसेस आ जाएंगी, है ना? और ऐसे जितने डिजिट होंगे उतनी बारी चॉइसेस आ जाएंगी, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। हर बार 9 चॉइसेस मान रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रूनिंग, अपन वर्स्ट केस में प्रूनिंग बोल रहे हैं कि हो ही नहीं रही प्रूनिंग, है ना? तो ये नंबर ऑफ नोड्स आ गए क्या, 9 की पावर n, ये ऑर्डर ऑफ 9 की पावर n आ गए नंबर ऑफ नोड्स। और अब अगर तुम्हें वो देखना है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक नोड की देख लेना, उसमें आई थिंक हम लोगों ने कुछ किया नहीं था, बेस कंडीशन थी, लूप लगाया था, सिंपल था। फिर ऑर्डर ऑफ यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 to 9 चलाया था और इसके अंदर सॉल्व फंक्शन ही कॉल किया था। तो मेरे ख्याल से ये तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, n से इंडिपेंडेंट है, 1 to 9। और यहाँ पर कुछ किया तो देख लेना, इसकी कुछ अगर कुछ किया तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, नहीं तो ऑर्डर ऑफ 1 आ रही है एक नोड की, सिंपल सी नोड की। और ये काउंट नहीं करता, ये काउंट तो अपन नंबर ऑफ नोड में कर दिया। तो मेरे ख्याल से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n की पावर 9 की पावर n हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है बेस कंडीशन में क्या कर रहे थे अपन, वो तुम देखते रहना अपना। चलो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक्स, बाय, मजा करो। It's not a game, it's a rap.